तो बच्चों, व्यंजन के भेद से संबंधित हम लोग कुछ और प्रश्न तैयार करते हैं। आज जानते हैं अंतस्थ व्यंजन से संबंधित कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में आते हैं। पहले जानते हैं कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। ये वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है। अंतस्थ व्यंजन का पहला प्रश्न, ये संख्या में कितने होते हैं? संख्या में ये 4 होते हैं। ठीक, एक प्रश्न आपका ये तैयार हो गया। अब अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और वा। क्लियर हुआ? जो भी ऑप्शन लिखे हैं आपको क्या करना है, इनको आपको रटना है। ठीक है, जिससे कि आपका एक भी मार्क कट ना होने पाए। तो दूसरा आपका ये प्रश्न तैयार हो गया। अब इसी में से एक प्रश्न और बनता है कि निम्नलिखित में से लुंठित वर्ण कौन सा है? तो आपको रट लेना है कि जो लुंठित वर्ण है वो रा होता है। इसको लुंठित वर्ण बोलते हैं। लुंठित इसलिए कहा गया है इसको, इसका अर्थ होता है कि हमारी जीभ अंदर की तरफ मुड़कर इसका उच्चारण करती है, रा का। और ये सिर्फ एक ही होता है, लुंठित वर्ण एक ही है, रा। तो याद रखना है, रा लुंठित वर्ण है। दूसरा जानते हैं, ये हमारा ला, ये पार्श्विक वर्ण इसको बोलते हैं। ठीक है, ये है लुंठित वर्ण, ये है पार्श्विक वर्ण, ला पार्श्विक वर्ण। तो आपके 4 प्रश्न इसमें से तैयार हो गए हैं और आते रहते हैं परीक्षा में, तो बस आपको अच्छे से इनको रट लीजिएगा। बात करते हैं अब हम व्यंजन के तीसरे भेद की। तीसरा भेद है ऊष्म व्यंजन। इसको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, एक प्रश्न ये मिला आपको कि संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं या ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। दोनों का उत्तर ही एक ही है। तो जो ऊष्म व्यंजन है, इनको इसलिए ऐसा कहा गया है कि इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है। आप उच्चारण करके देखिए, आपको महसूस होगा कि हाँ, गर्म हवा हमारे मुख से निकल रही है। पहले जानते हैं ये संख्या में कितने होते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? शा, सा, सा और हा। तो ये ध्यान इतना रखना है आपको, ऊष्म व्यंजन, इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं और कौन कौन से होते हैं? शा, सा, हा। ठीक, अब थोड़ा सा इसमें एडवांस हम समझते हैं। ये तो हो गया बेसिक हमारा। शा को हम तालव्य व्यंजन भी कहते हैं। अब हम इसमें शा का उच्चारण स्थान तालु होता है। ठीक, और क्योंकि आप जब पाएंगे तो देखेंगे कि इसका उच्चारण तालु से होता है। तालु क्या है? हमारे दांत के जो पीछे का भाग होता है वो तालु होता है। आप उच्चारण करके देखिए, शा, शा। जैसे आप जब चा, छा, जा, झा या ये उच्चारण करते हैं तो आप देखते हैं आपकी जीभ जिस हिस्से को टच करती है वो तालु कहलाता है। तो हालांकि इनकी ध्वनि एक होती है, शा, सा की, लेकिन इनका उच्चारण स्थान फर्क होता है। तो शा का उच्चारण स्थान हो गया तालु। आप उच्चारण करके देख लीजिए, वहीं से जहाँ से चा, छा, जा, झा का आप उच्चारण करते हैं वहीं से इस शा का आपको उच्चारण करना है, शा। ठीक, अब ये आ गया, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। अब आप पूछेंगे, अगर आपको नहीं पता है कि मूर्धा किसे कहते हैं, तो जो हमारे तालु से भी ऊपर का हिस्सा है मुख के अंदर का, उसको मूर्धा कहते हैं। मूर्धा का उच्चारण जैसे आप टा, ठा, डा, ढा, आप इनका उच्चारण करके देखिए तो आप देखेंगे आपकी जीभ मुख के अंदर जिस भाग को स्पर्श कर रही है, ठीक, वो हिस्सा आपका मूर्धा कहलाता है। हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ाते समय इसका आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी थी। तो
टाठा डाढ़ा जहाँ से उच्चारित होता है, हमारी जीभ जिस भी मुख के भाग को स्पर्श अंदर करती है वो बोलते हैं मूर्धा। तो इस शा जो ये आप कहते हैं षटकोण वाला शा, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। तो उच्चारण स्थान आपको ध्यान रखने हैं कि इस जो ये तालव्य शा है, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान तालु है। मूर्धन्य शा है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। और जो सा का उच्चारण स्थान है वो दंत मूल होता है, ठीक है। यानी जब आप सा का उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो जीभ है वो दांत की जहाँ पे जड़ होती है वहाँ पे स्पर्श कर रही है। सा मतलब आप ध्यान रखिएगा सा का उच्चारण करते समय। हा का उच्चारण स्थान स्वर यंत्र है, यानी इसका उच्चारण स्थान हमारा कंठ। आप हा तो कंठ के भीतर से आवाज़ आती है।